हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू नॉलेज इंप्रूव्ड चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में। हिस्टामिन रिसेप्टर के हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार बता देता हूँ। हिस्टामिन में हम लोग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर डिस्कस करेंगे और फिर वो काफ़ी कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद कौन से एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, वो रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेलेक्टिव एगोनिस्ट, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, बायोलॉजिकल एक्शन, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो रिगार्डिंग हिस्टामिन रिसेप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करें तो ये लिखा हुआ है कि हिस्टामिन इज़ प्रेजेंट इन द ग्रैन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल। मतलब जो हिस्टामिन है वो आपके मास्ट सेल के ग्रैन्यूल में पाया जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की हुई है, अगर देखना हो तो आई बटन में देख लेना। दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल ग्रैन्यूल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे थे हिस्टामिन का रिलीज़ का मास्ट सेल ग्रैन्यूल से, तो मैंने बताया था कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तो फर्दर फास्फोलाइपेज का एक्टिवेशन होता है और फास्फोलाइपेज के एक्टिवेशन से फर्दर लेड टू इंक्रीज द कैल्शियम आयन, और कैल्शियम इंक्रीज होगा और फर्दर ये आपका एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से मास्ट सेल जो है हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद आपका हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल ग्रैन्यूल से आपका रिलीज़ होगा। हम लोग ये देखते हैं कि जब हिस्टामिन क्या कहते हैं मास्ट सेल ग्रैन्यूल से रिलीज़ होगा तो ये फर्दर कौन कौन से एक्शन ये शो कर सकता है। पहला तो ये ईचिंग का मतलब आपका होता है कि बॉडी में आपकी खुजली हो जाएगी। ओके, तो ईचिंग इसे हम लोग कहेंगे। आर्टिकेरिया की बात करें तो आर्टिकेरिया में आपका जो स्किन का कलर है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वो आपका रेड कलर का हो जाएगा, मतलब रेडिश कलर ऑफ स्किन हो जाएगी जहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेगा। फ्लशिंग की अगर हम लोग बात करें तो फ्लशिंग में आप देखोगे कि जो फेस पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेगा वहाँ पे आपका स्वेलिंग रहेगी और प्लस उस एरिया पे आपका फेस पे आपका रेड कलर रहेगा। ओके, रेडिश कलर ऑफ स्किन विथ स्वेलिंग इज कॉल्ड फ्लशिंग ऑन द फेस। हाइपोटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोटेंशन और एक चीज़ और, आर्टिकेरिया एंड फ्लशिंग में जो आप देख रहे हो रेडिश कलर का हो रहा है, तो एक्चुअली में ये हो किस लिए रहा है ये भी जानना जरूरी है। ये हो रहा है क्योंकि आपका कैपिलरी परमिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज़ होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपका जो हिस्टामिन है वो आपके H1 रिसेप्टर से बाइंड होगा और H1 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद जो आपके ब्लड वेसल्स की जो सेल होते हैं, सेल्स के बीच में जो गैप होते हैं वो आपके वाइडन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैपिलरी परमिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो अगला चीज़ हम लोग वो बता रहे हैं वो है आपका हाइपोटेंशन आपका इसलिए कॉज हो रहा है क्योंकि आपका वैसोडायलेशन हो रहा है, और वैसोडायलेशन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि हिस्टामिन आपका बाइंड कर रहा है आपका H1 रिसेप्टर से, और H1 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये फर्दर वैसोडायलेशन कॉज करेगा, और वैसोडायलेशन का मतलब आपको बीपी डिक्रीज़ होना, और बीपी डिक्रीज़ होगा तो मतलब हाइपोटेंशन कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका टैकीकार्डिया इसलिए कॉज हो रहा है क्योंकि आपका हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। H2 रिसेप्टर से बाइंड करके ये फर्दर हार्ट रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा। ओके, और नेक्स्ट जो आपका एक्शन है वो है आपका ब्रोंकोस्पाज्म जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो फिर इसका मतलब आपका जो सांस लेने में दिक्कत होगी और जो है कह सकते हो कि अस्थमा होने के चांसेस होंगे। ओके, एंजियोएडेमा की बात करते हैं तो एंजियोएडेमा नाम से ही लग रहा होगा कि आपका कुछ स्वेलिंग होगा, एडेमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्वेलिंग। और एंजियोएडेमा का जो मतलब है वो है कि आपका जो स्किन है, स्किन में आपकी स्किन के अंडर में आपका स्वेलिंग होगी, और ये जो स्वेलिंग है ये एक्चुअली में पेनलेस होती है, मतलब इसमें कोई पेन नहीं होता। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि द रिलीज हिस्टामिन देन बाइंड टू द रिसेप्टर्स दैट रिसेप्टर्स कॉल्ड हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, वैसे मैंने बताया कि जो हिस्टामिन है जो रिलीज हुआ है आपका मास्ट सेल ग्रैन्यूल से, ये फर्दर रिलीज होकर बाइंड होगा आपका हिस्टामिन के रिसेप्टर से, जिसे हम लोग हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा हुआ है कि हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर इज प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिकली लोकेटेड। मतलब आपके जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके या तो आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाएंगे या तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाए जाएंगे। ओके, साइड में जब आप फिगर देखोगे तो इस फिगर में बना भी हुआ है। पहले तो देखिए यहाँ पे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आपका ये है, और ये आपका जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो आप स्पेस देखोगे वो है आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जब आपका हिस्टामिन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आएगा और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जब ये रिलीज़ करेगा तो फर्दर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट रीजन में आएगा, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट रीजन में आने के बाद जब आपका रिसेप्टर आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा तो ये फर्दर इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और फर्दर इंक्रीज़ करेगा हिस्टामिन के रिलीज़ को।
ये तो होगी पहली कंडीशन जब आपका रिसेप्टर जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं जब रिसेप्टर प्रेजेंट होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। जब हिस्टामिन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में रहेगा और फिर वहाँ से जब रिलीज़ होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, तो फर्दर ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट रीजन में पहुँच जाएगा। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट रीजन से मैंने बताया कि जो रिसेप्टर है वो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो ये फर्दर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वाले रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जो एक्शन प्रोड्यूस होगा वो बता दूं कि ये हिस्टामिन के रिलीज़ को डिक्रीज़ करेगा। जब रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा तो हिस्टामिन का रिलीज़ बढ़ेगा, और जब रिसेप्टर्स आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा तो हिस्टामिन का रिलीज़ घटेगा। तो एक्शन भी जब हिस्टामिन का रिलीज़ बढ़ेगा तो हिस्टामिन के रिलीज़ जब बढ़ेगा तो उससे एक्शन जो मैंने अभी बताया वो सारे एक्शन शो होंगे, और जब हिस्टामिन का रिलीज़ आपका डिक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक्शंस नहीं शो होंगे। ओके, और जब भी रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट रहेगा तो फिर उसे हम लोग ऑटो रिसेप्टर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर एंड H3 रिसेप्टर। ये बता दूं कि H1 रिसेप्टर जो है ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक पाया जाएगा, H2 रिसेप्टर भी पोस्ट सिनेप्टिक पाया जाएगा, लेकिन H3 रिसेप्टर जो है वो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाया जाता है। तो मतलब ये कहने का है कि H1 H2 तो हिस्टामिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, जब आपका हिस्टामिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हिस्टामिन का रिलीज़ जो है वो और होगा, लेकिन जब हिस्टामिन H3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हिस्टामिन H3 रिसेप्टर बाइंड करने पे जो हिस्टामिन का रिलीज़ है वो डिक्रीज़ होगा। H1, H2 एंड H3 तीनों रिसेप्टर में आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। अंतर सिर्फ और सिर्फ जी प्रोटीन में होगा, जिसको हम लोग आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं H1 रिसेप्टर के बारे में। जैसा कि इसके पहले पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि दिस रिसेप्टर इज़ पोस्ट सिनेप्टिकली लोकेटेड। मैंने आपको बताया कि H1 रिसेप्टर आपका जो पोस्ट सिनेप्टिकली लोकेटेड होगा। ओके, सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये है कि टाइप ऑफ H2 रिसेप्टर इज़ GPCR विद GQ प्रोटीन। मतलब जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा, लेकिन मैंने बताया कि इसमें जी प्रोटीन जो है वो अंतर होगा। तो GPCR है, लेकिन आपका इसमें जो प्रोटीन होती है जी प्रोटीन वो एक्चुअली में GQ प्रोटीन होती है। ओके, अब GQ प्रोटीन होगी तो उससे आपको ये समझ लेना चाहिए, GQ प्रोटीन होगी तो इसका मतलब IP3DAG पाथवे फॉलो होगा। और IP3DAG पाथवे मैंने आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो जिसको देखना है इस वीडियो के बाद आप देख लेना जाके एकदम डिटेल में। IP3DAG पाथवे के बारे में यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ कि IP3DAG पाथवे में आपका PIP2 जो है वो आपका हाइड्रोलाइज होगा, फर्दर आपका सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा। और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर पहली बात तो हैं कौन कौन से जनरेट होंगे, वो होगा आपका DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3 मतलब आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ओके, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और DAG जनरेट होगा, जिससे आपका कैल्शियम रिलीज आपका इंक्रीज होगा, और कैल्शियम रिलीज के बाद आपका प्रोटीन काइनेस का एक्टिवेशन होगा, और प्रोटीन काइनेस फर्दर आपके सेलुलर रिस्पॉन्सेस को शो करेगा। तीसरे पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि जो H1 रिसेप्टर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है हमारी बॉडी में। ओके, तो पहली बात तो ये देखिए लिखा भी हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H1 रिसेप्टर इन द बॉडी। सबसे पहले स्मूथ मसल्स में आपकी आ जाएंगे इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड एयरवेज। ब्लड वेसल्स में आपका होता है एडेनल मेडुला में होगा, और गैंग्लियोनिक सेल्स में होंगे। ओके, तो पहला आपका देख रहे हो, पहला आपका है H1 स्मूथ मसल्स में आप इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड एयरवेज 3 जगह पे होंगी। और जैसा कि आपका हिस्टामिन जब H1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो स्मूथ मसल्स का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इंटेस्टाइन जब आपका कॉन्टैक्ट होगी तो मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में आपका ये हेल्प करेगा। ओके, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होगी। और आपका एयरवेज अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मतलब ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैंने ऊपर भी बताया था ये चीज़। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में जब आपका हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ब्लड वेसल्स में मैंने बताया था कि वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि एंडोथीलियम जो होती है, जो कि इनर वॉल ऑफ वेसल्स हैं, वो रिलीज़ करेगी नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को, जिसे हम लोग PGI2 से डिनोट करते हैं। ओके, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है कि बहुत अच्छा डायलेटर है, और PGI2 भी डायलेट करता है। तो ये दोनों ही आपके जो होता है ओवरऑल जो इफेक्ट जो शो करते हैं वो आपका वैसोडाइलेशन इफेक्ट शो करेंगे। वैसोडाइलेशन शो होगा तो इसका मतलब जो ब्लड वेसल्स ही हैं वो आपके वाइडन हो जाएंगी और उसमें ब्लड फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा।
तो फिर स्किन का जो कलर है वो आपका रेडिश हो जाएगा। ओके, और ऊपर मैंने बताया था कि अर्टिकेरिया फ्लशिंग्स में आपका देख रहे थे कि स्किन का कलर रेड हो रहा था, तो उसका भी रीज़न यही है क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा था और कैपिलरी परमिबिलिटी भी अभी नीचे आ रहा है देखिएगा। तो ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, स्किन आपका रेड कलर की हो जाएगी और फ्लशिंग अर्टिकेरिया ओवरऑल कॉज करेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है ब्लड वेसल्स में आपके कैपिलरी परमिबिलिटी को ये इंक्रीज़ करेगा। कैपिलरी परमिबिलिटी मैंने बताया कि जो ब्लड वेसल्स में जो सेल है ना, उसके बीच में जो गैप है वो आपका गैप का जंक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। लिखा भी हुआ है वाइडनिंग ऑफ गैप जंक्शन। ओके, और जब भी आपका एक चीज़ याद रखना कि कैपिलरी परमिबिलिटी जब भी आपकी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अगर कैपिलरी परमिबिलिटी हो रही है तो इसका मतलब आपका इन्फ्लेमेशन प्रमोट हो रहा है। ये भी स्मूथ मसल्स हैं, उसके जो लार्ज वेसल्स हैं, लार्ज वेसल्स मतलब आपकी आर्टरीज़ की बात हो रही है और वो भी आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि एड्रेनल मेडुला से आपका कैटेकोलामाइंस के रिलीज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। कैटेकोलामाइंस के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन एंड आइसोप्रेनालिन। ओके, एंड एक चीज़ बता दूं कि ये सारे ही एग्जांपल आपके सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के हैं, तो इसका मतलब ये जब रिलीज इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और फर्दर सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन शो करेंगे। गैंग्लियोनिक सेल्स में भी H1 रिसेप्टर पाए जाएंगे जो कि स्टिमुलेट करेंगे गैंग्लियोनिक सेल्स को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में, जो कि है आपका 2-मिथाइल हिस्टामिन, 2-पायराडाइल इथाइलामिन और 2-थायाजोलिल इथाइलामिन। और एगोनिस्ट का मतलब ये है कि ये जो है ये जो ड्रग्स हैं ये सारे आपके हिस्टामिन के रिलीज़ को बढ़ा के हिस्टामिन को H1 रिसेप्टर से बाइंड करके जो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे वो आपका H1 रिसेप्टर वाला एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट में आपका आ जाएगा मीपायरामिन, क्लोरफेनरामिन। ये दोनों आपके एंटागोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। एंटागोनिस्ट एक्शन मतलब जो एक्शन आपका प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे कि आपका स्मूथ मसल में आप देख रहे हो कि ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन होगा। वैसोडाइलेशन हो रहा तो यहाँ पे आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, कैपिलरी परमिबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होगी। ओके, स्मूथ मसल्स ऑफ लार्ज वेसल आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी तो आपके यहाँ पे आपका वैसोडाइलेशन होगा। ओके, एड्रेनल मेडुला से आपका रिलीज़ हो रहा था कैटेकोलामाइंस, तो यहाँ पे कैटेकोलामाइंस रिलीज़ नहीं होगा, कैटेकोलामाइंस का जो रिलीज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये आपके एक्शन प्रोड्यूस होंगे सेलेक्टिव H1 एंटागोनिस्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे H2 रिसेप्टर के बारे में। H2 रिसेप्टर इज पोस्ट सिनेप्टिकली लोकेटेड। H2 रिसेप्टर आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा एंड द टाइप ऑफ द रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड विद GS प्रोटीन। आपको कहीं पे GS प्रोटीन कहीं लगा दिख जाए, इसका मतलब आप समझ लेना कि एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन हो रहा है। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब आपका सेकेंडरी मैसेंजर CAMP जनरेट होगा और CAMP जनरेट होने की वजह से आपका प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव था वो फर्दर एक्टिवेट हो जाएगा और फर्दर सेलुलर रिस्पॉन्सेज को शो करेगा। एक चीज़ मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि GQ प्रोटीन, GS प्रोटीन, GI प्रोटीन और G0 प्रोटीन जो आपके G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है उसके वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिनको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो जो है आई बटन या वीडियो डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे मैं ओरली ये चीज़ बताए दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल्ड में वो नोट चाहिए तो वो चीज़ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि H2 रिसेप्टर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कहाँ कहाँ है हमारी बॉडी में। H2 रिसेप्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में है ना, और जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उनके ब्लड वेसल्स में होगा, फिर आपका हार्ट में होगा। H2 रिसेप्टर के एक इंपॉर्टेंट रोल में आता है कि ये जो होता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इंक्रीज़ करता है। रीज़न उसका ये है कि जब आपका हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो फिर उससे प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है, और प्रोटॉन पंप जब एक्टिवेट होगा तो फिर उससे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज़ होगा। अगर हम सेकेंड H2 रिसेप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो H2 रिसेप्टर आपके स्मूथ वेसल्स के ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। जब आपका हिस्टामिन इस H2 रिसेप्टर से आपका बाइंड करता है स्मूथ वेसल्स के ब्लड वेसल्स वाले रिसेप्टर से, तो फिर आपका फर्दर वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन होगा जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो उसमें ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ब्लड आपका ज़्यादा फ्लो होगा क्योंकि आपका वैसोडाइलेट हो गई है। वैसोडाइलेशन की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि वे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्ट पे आखिर H2 रिसेप्टर का क्या एक्शन आएगा। जब आपका हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। एक टर्म है जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, और जब आपका कितने हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो उसका हम लोग कहेंगे निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक है, मतलब आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है।
उसी तरह आपका पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक का मतलब है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन आपका इंक्रीज़ होगा। अगर इसकी जगह पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाए, इसका मतलब आपका निगेटिव आइनोट्रॉपिक देखने को मिलेगा। निगेटिव आइनोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन आपका डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है, इसका मतलब आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन आपका इंक्रीज़ हो रहा है हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद। हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेलेक्टिव H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कौन से हैं और सेलेक्टिव H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से हैं। जब हम लोग एगोनिस्ट की बात करते हैं सेलेक्टिव H2 रिसेप्टर के, तो फिर उसमें आ जाता है आपका डिमाप्रिट और इम्प्रोमेडिन। और जब हम लोग H2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट की बात कर लेते हैं तो उसमें आपका सेलेक्टिव H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो एग्जाम्पल है वो आपका आएगा सिमेट्रिडीन और रेंट्रिडीन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर का लास्ट रिसेप्टर जो कि है H3 रिसेप्टर। H3 रिसेप्टर इस प्रीसिनेप्टिकली लोकेटेड। इसका मतलब आपका ये है कि ये आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं। प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होने की वजह से जब आपका हिस्टामिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जब आपका प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से ये निकलेगा और फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के रीजन में आएगा और फिर ये फर्दर बाइंड हो जाएगा प्रीसिनेप्टिक पे जो आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है H3 रिसेप्टर, उससे आपका बाइंड होगा और हिस्टामिन के रिलीज़ को ये डिक्रीज़ करेगा। अगर हम इसके रिसेप्टर की टाइप की बात करें तो इसमें आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाया जाता है। अगर इसके जी प्रोटीन की बात करें तो इसमें आपका GI प्रोटीन और G0 प्रोटीन पाया जाता है। GI प्रोटीन जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें एडेनाइल साइक्लेज का इनहिबिटरी पाथवे फॉलो हुआ है। इनहिबिटरी पाथवे का मतलब ये है कि इसमें आपका एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है उसका एक्टिवेशन नहीं होता बल्कि आपका इनएक्टिवेशन होता है। एडेनाइल साइक्लेज इसमें एक्टिवेट नहीं होगा। एडेनाइल साइक्लेज ना एक्टिवेट होने की वजह से इसमें आपका सेकेंडरी मैसेंजर जो फॉर्म होना चाहिए वो नहीं फॉर्म होगा। CAMP का फॉर्मेशन नहीं होगा और CAMP जब फॉर्म नहीं होगा तो उसकी वजह से आपका प्रोटीन काइनेज जो कि आपका इनएक्टिव था वो एक्टिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। G0 प्रोटीन जो कि आपका चैनल रेगुलेशन को इंडिकेट करता है, इसमें आपका कैल्शियम चैनल जो होता है वो आपका क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे नहीं होगा। और पोटेशियम चैनल जो कि ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम का इफ्लक्स होगा न्यूरोनल मेम्ब्रेन के आउटसाइड। दोनों ही केसेस में आपका हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेगा। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका H3 रिसेप्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है। H3 रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका लंग में है, स्प्लीन में है, स्किन में है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में है और आपका ब्रेन में है। इन सारी जगह पे मैंने बताया कि H3 रिसेप्टर है तो प्री सिनेप्टिक में ये प्रेजेंट है और प्री सिनेप्टिक में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे आपका जो हिस्टामिन का रिलीज़ है वो डिक्रीज़ होगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ब्रेन में आपका हिस्टामिन का रिलीज जो होता है वो इनहिबिट होने की वजह से यहाँ पे आपका सीडेटिव एक्शन भी प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग H3 रिसेप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और डिस्कस करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इलियम में मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो कि इलियम में आपका H3 रिसेप्टर पाया जाता है। इलियम में आपका पाया जाता है मैंट्रिक प्लेक्सस न्यूरॉन जो कि आपका रेगुलेट करता है GI की मोटेलिटी को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि H3 रिसेप्टर से जब आपका हिस्टामिन बाइंड करेगा तो उसकी वजह से आपका मैंट्रिक प्लेक्सस न्यूरॉन से आपके एस्टाइल कोलिन की जो रिलीज़ है वो डिक्रीज़ होंगे। और अगर एस्टाइल कोलिन का रिलीज डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि जो GI की मोटेलिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आपको पता है कि एस्टाइल कोलिन आपका पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट शो करता है और जब आपका एस्टाइल कोलिन बढ़ता था तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम में GI की मोटेलिटी बढ़ती थी। लेकिन यहाँ पे एस्टाइल कोलिन रिलीज़ आपका डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब आपका पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट शो होगा और पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट शो होगा तो इसका मतलब ये है कि GI ट्रैक्ट की जो मोटेलिटी है वो डिक्रीज़ होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट H3 रिसेप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो होगा आपका ब्लड वेसल्स पे जो आपका H3 रिसेप्टर का जो एक्शन होगा वो होगा आपका वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि ये आपका डिक्रीज़ करता है नॉन एड्रेनलिन के रिलीज़ को। नॉन एड्रेनलिन जो कि आपका एक एग्जांपल है, आपने पढ़ा था उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में आप जब देखोगे तो उसमें आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका नॉन एड्रेनलिन आपका इंक्रीज़ करता था और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता था, हार्ट रेट बढ़ाता था, है ना, तो ये करता था। लेकिन यहाँ पे नॉन एड्रेनलिन का जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। नॉन एड्रेनलिन के रिलीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा वैसोडाइलेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेलेक्टिव H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट और सेलेक्टिव H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव H3 रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में, जिसमें आप देखोगे कि अल्फ़ा मेथाइल हिस्टामिन और इमिटिड आपके 2 एग्जांपल हैं।
और अगर हम लोग सेलेक्टिव H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा थियोपेरामाइड, इम्प्रोमिडीन एंड क्लोबेनप्रोबिट। ओके। और इम्प्रोमिडीन एक ऐसा है जो कि आपका सेलेक्टिव H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और सेलेक्टिव H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी है इम्प्रोमिडीन। वैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हिस्टामिन के रिसेप्टर के बारे में, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो वीडियो है का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आप देखोगे आई बटन साइड में, वहाँ पे मैं दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई डाउट है तो फिर उस पर कमेंट करिए। ओके, मैं रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की।